नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर लोकतंत्र और संविधान सुरक्षा की बात करते हैं तो यूं ही नहीं करते हैं। अगर वो पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ अगर अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने की वकालत करते हैं, उसकी पुरजोर मांग करते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं है। जी हां, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो इस भारतीय लोकतंत्र में कभी बहुत मान सम्मान के साथ सत्ता पक्ष का हर नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक उसको तवज्जो देते थे, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे। विपक्ष की बातों को या अपने पक्ष की बातों को अपने पक्ष की ओर से किसी भी सांसद या मैंने कहा कि विपक्ष या किसी दूसरे दल के सांसद को उसे अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलता था। वो अपनी समस्याओं को कहता सुनता था और उसके आधार पर प्रधानमंत्री हो, सरकार हो, नियम बनाती थी, कानून बनाती थी, योजनाएं लागू करती थी। संसद, सड़क से लेकर के संसद तक सवाल पूछने, अपनी बात रखने का हर किसी को खुला आमंत्रण था, उसे पूरी आजादी थी। लेकिन हाल के वर्षों में, पिछले एक दशक में वो सारी परंपराएं तार तार हो गई। अब तो उन्हें कोई याद भी नहीं करता। राहुल गांधी ने आज एक्स पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। हाल ही में संसद में मेरी मुलाकात दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बनकर जाति भेद को तोड़ सकते हैं। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इसी भेदभाव ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार छात्रों की जान ले ली। ऐसी भयावह घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब इस अन्याय पर पूरी तरह से रोक लगाने का वक्त आ गया है। मैंने सिद्धारमैया जी को पत्र लिखकर, सिद्धारमैया जी मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लागू किया जाए। भारत के किसी भी बच्चे को वो जातिवाद नहीं झेलना चाहिए जिसे बाबा साहब अम्बेडकर, रोहित वेमुला और करोड़ों लोगों ने सहा है। ये पत्र है। आपको बता दें कि 2023 में ही रायपुर सम्मेलन में, अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो रोहित वेमुला एक्ट लागू करेंगे जिसके तहत दबे कुचले दलित,
पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनके बच्चों को शिक्षा में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। वो जहां चाहेंगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। केवल शिक्षा ही नहीं, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, इन सभी लोगों को, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, पासमानदा मुस्लिम हो, उन सब के लिए कि उन्हें जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं वो सारे अधिकार उन्हें प्राप्त होने चाहिए हकीकत में, केवल संविधान के पन्नों में नहीं, व्यवहारिक रूप में वो दिखाई देने चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने वो पत्र कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी कि अपने कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है, वेमुला एक्ट लागू करने की बात की है और सभी वंचितों को उनका हक दिलाने की बात की है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री को इन 11 सालों में इस तरह का एक भी पत्र लिखा क्या? मैंने पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता है कि प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों को या किसी एक मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखें और भारत क्या वो पूरी दुनिया में वायरल न हो। तो लिहाजा मैंने अगर नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो इस तरह का कोई पत्र आज तक लिखा नहीं गया है। वो किसी भी मुस्लिम को, दबे कुचले लोगों को उनका हक अगर कहीं मारा जा रहा है तो उस पर, अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है, तो भी ऐसे गंभीर मसलों पर वो चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि हाल का एक वाकया मुझे याद आता है कि बनारस में एक 19 साल की लड़की, उसके साथ एक हफ्ते तक घुमा घुमा करके 23 लोगों ने गैंगरेप किया और जब वो एकदम से अचेत हो गई, उसके शरीर में जान नहीं रह गई थी, तब उसे सड़क किनारे छोड़ करके चले गए। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन जांच बहुत धीमी चल रही थी। ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंची। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में कोई बातचीत की या नहीं की, लेकिन जब वो बनारस दौरे पर आए तो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को या अन्य सारे नेताओं को एयरपोर्ट से अलग करके यहां के पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर के सामने वो प्रकरण के बारे में जानकारी ली और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ऐसा मीडिया में वायरल हो रहा है। इस एक घटना के अलावा और कोई घटना मुझे याद नहीं आती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से लेकर के और आज तक उन आरोपियों के साथ क्या कुछ खेल खेला गया, किस तरह से उन्हें आजाद कराया गया, उन्हें जमानत दिलवाई गई, किस तरह से वो चुनाव, इससे पहले वो चुनाव की सभाओं में पूरा समय दे चुके थे, तब वहां से लौटने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के कुछ दिन के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया और अब ये नया घटनाक्रम आया है। लेकिन उस पूरे प्रकरण पर
प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। विश्वविद्यालय में गए, छात्रों से मुखातिब हुए, वहां भी कुछ नहीं बोला। और ये जो ताजा प्रकरण है, इस प्रकरण में आप सभी जानते हैं कि विधानतः कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का होता है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर से बात की। अच्छी बात है, वो यहां के सांसद भी हैं बनारस के, उन्होंने एक पहल की। लेकिन क्या ये पहल संवैधानिक तरीके से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर सकते थे? डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या यह राज्य सरकार के अधिकारों का हनन नहीं है, उसमें हस्तक्षेप नहीं है? खैर, हम इस बात पर नहीं आते हैं। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने वो पत्र लिखा है और उन्होंने बताया है कि वो क्या चाहते हैं। और ये पहल केवल कर्नाटक में नहीं बल्कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी लागू होनी है, जल्द से जल्द लागू होनी है। एक किस्सा मुझे याद आता है इससे जुड़ा हुआ, जो राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी किया है, जो जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है, उसी तारतम्य में एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बात उस दौर की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और उस समय एक सांसद थे गाजीपुर के, विश्वनाथ गहमरी। उन्होंने भरी सदन में पूर्वांचल की बदहाली का जिक्र किया था और यहां तक कह दिया था कि पूर्वांचल के लोगों की स्थिति इतनी बदतर है कि गोबर को छान करके उसके अंदर से जो अनाज निकलता है उससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। विश्वनाथ गहमरी ने करीब संसद में 1 घंटे भाषण दिया था और पूर्वांचल की बदहाली की तस्वीर बखूबी प्रस्तुत की थी। विश्वनाथ गहमरी ने जो कुछ भी कहा, उनके कथानक ने पंडित नेहरू के आंखों में आंसू ला दिए थे। और आपको बतावें कि पूरा कुछ सुनने के बाद उन्होंने बाकायदे एक योजना बनाई और उसके साथ गरीबी के आलम, भुखमरी की स्थिति, जब बैल के गोबर से छान कर निकला हुआ अनाज भोजन का हिस्सा होता था, एकमात्र तब राहुल गांधी ने पंडित नेहरू ने आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आकलन के लिए संसद में पटेल आयोग का गठन किया, जिसने पूर्वांचल के विकास की नींव तैयार की। चीनी मिलें और कताई मिलें शुरू की गई। क्या आज ऐसा कुछ हो सकता है? संसद में विपक्ष लगातार तमाम ऐसे मुद्दे उठाता है,
इन पर सरकार ने या प्रधानमंत्री ने कभी कोई तवज्जो दी हो, मैंने 11 साल में नहीं देखा। बातें बहुत कुछ होती हैं। तीसरी बार जीत गए, नेहरू की बराबरी कर लिए, प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार लगातार पंडित नेहरू की बराबरी कर लिए। पंडित नेहरू की बराबरी इन गणितीय आंकड़ों से क्या संभव है? कतई संभव नहीं है। नेहरू बनने के लिए नेहरू का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, नेहरू हो या गांधी हो, वो एक व्यक्ति नहीं, केवल प्रधानमंत्री नहीं, केवल राजनीतिक नहीं, वो विशाल हृदय वाले ग्लोबल पर्सन थे। वो शख्सियतें शायद युगों में पैदा होती हैं, उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आंकड़ों के लिहाज से 3 बार क्या, आप 13 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन नेहरू नहीं बन सकते हैं। ये बात आप और आपकी पार्टी और आपका संगठन आरएसएस भी अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए ये लोग नेहरू गांधी और नेहरू गांधी की विरासत को संभाल रहे राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। मणिपुर 2 साल से ऊपर हो गया जल रहा है, प्रधानमंत्री कभी झांकने तक नहीं गए। आदिवासियों और विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कला संकाय के प्रोफेसर अहिरवार, उन्हें हेडशिप इसलिए नहीं दी जाती है कि वो दलित हैं, वंचित समाज से हैं, वरिष्ठता क्रम में वो सबसे सीनियर हैं, नॉर्म्स के अनुसार सारी काबिलियत उनके अंदर है, बावजूद इसके उनकी जगह उनसे जूनियर 3, 4, 5वें नंबर पर आने वाले एक प्रोफेसर को हेडशिप देने का फैसला हो जाता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद वो मामला अभी लटका हुआ है। कला संकाय की अध्यक्ष प्रमुख, जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, वो हेडशिप भी देख रही हैं, वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, कला संकाय की प्रमुख भी हैं, 3 पद वो देख रही हैं, लेकिन अहिरवार साहब को हेडशिप नहीं दी जा सकती। मामला लंबित है, विचाराधीन है, कब तक चलेगा नहीं पता। ऐसे 1-2 नहीं, तमाम प्रकरण है। सिर्फ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही नहीं, देश भर में इस तरह के प्रकरण हैं। राहुल गांधी ने रोहित वेमुला का नाम लिया है। रोहित वेमुला ने की जान किन परिस्थितियों में गई पूरा देश जानता है। लेकिन एक स्थिति यह भी है कि अगर आप रोहित वेमुला का नाम लेते हैं तो आपके ऊपर एक तलवार भी लटकती है, क्योंकि वो सिस्टम जिसने रोहित की जान ले ली, वो सिस्टम ये कहीं नहीं चाहेगा कि आप रोहित वेमुला और रोहित वेमुला जैसे बच्चों की बात करें, उनकी तरफदारी करें,
उन्हें उनका हक दिलाने की बात करें, उनके लिए आवाज बुलंद करें, लड़ें। ऐसे ही कुछ लोग बड़ी उम्मीद के साथ संसद में मिलने के लिए गए थे राहुल गांधी से। तब उनकी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है। काश हमारे सारे जनप्रतिनिधि उस लुप्त प्राय हो चुकी परंपरा को, संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा को फिर से पुनर्जीवित कर लेते तो इस देश की बहुत सारी समस्याएं अपने आप में पड़ जाती। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सत्य की आवाज पहुंच सके। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।